पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कुछ एमसीक्यू, हम लोग 40 नंबर तक में भी कर चुके थे। अब 35 नंबर तक कर चुके होंगे, ठीक है, क्योंकि 35 खुला है तो 35 नंबर तक कर चुके होंगे। 36 नंबर से आज हम लोग एमसीक्यू शुरू करते हैं और 36 नंबर से आगे हम लोग कंप्लीट करते जाते हैं। ये एमसीक्यू आप लोगों को भी पढ़ना है, क्योंकि सारा एमसीक्यू का वीडियो तो हम नहीं बना पाएंगे, बट कुछ कुछ एमसीक्यू का बना देंगे जो चैप्टर्स आपको दिक्कत करेगा। कुछ एमसीक्यू आप खुद पढ़ते जाएंगे और आपको ज़्यादा फायदा होगा। इसका हम लोग टेस्ट जल्द ही आपको पब्लिश कर दे रहे हैं। सारे एमसीक्यू का टेस्ट अपलोड कर देंगे, आप टेस्ट अटेम्प्ट लीजिएगा तो ज़्यादा फायदा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट अटेम्प्ट लीजिए, ज़्यादा फायदा होगा। बोलता उदासीनता वक्र की ढाल निम्नांकित में से किससे मापी जाती है? बोलता है इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है वो निम्न में से किससे मापा जाता है? जो इंडिफरेंस कर्व स्लोप करता है, गिरता है, वो इसमें से किससे मापा जाता है? तो सीमांत प्रतिस्थापन दर से मापा जाता है। आप इंडिफरेंस कर्व जब पढ़ रहे थे तो देखिएगा वहाँ पढ़ाए थे MRS, इसको बोलते हैं MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से मापा जाता है। तो MRS से मापा जाता है। बजट रेखा दर्शाती है, बजट रेखा क्या दर्शाती है? मूल्य अनुपात को, आय अनुपात को, या इनमें से कोई आय लागत अनुपात को, और इनमें से कोई नहीं। तो जब भी बजट रेखा दिखाती है तो मूल्य अनुपात को, किसको दिखाती है? प्राइस रेशियो को। बजट का मतलब क्या होता है कि हम लोग भी अपने इनकम का बजट बनाते हैं कि हमारे पास इतना इनकम है तो इस पैसे को, मान लीजिए 100 रुपये आपको घर से मिला और बोला गया कि मार्केट जाइए और ये सामान खरीद के लाइए, तो आप बजट बनाएंगे ना कि कौन सा सामान 100 रुपये में कितना क्वांटिटी खरीदे। तो कौन सामान कितना क्वांटिटी खरीदे उसके हिसाब से आपको बजट प्रिपेयर करना पड़ता है कि हम 100 रुपये में ही हमको 4 सामान लेकर आना है, तो पहला सामान में हम कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, दूसरे सामान में कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, तीसरे सामान में कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। ये सारा डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर। आगे बोलता है मांग में कौन सा तत्व निहित होता है? डिमांड में इसमें क्या होता है? तो वस्तु की इच्छा होनी चाहिए, बिल्कुल, एक निश्चित मूल्य होना चाहिए, साधन पर व्यय करने की तत्परता होनी चाहिए, तो चारों होना चाहिए। अगर चारों नहीं रहेगा तो डिमांड क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो डिमांड क्रिएट होने के लिए चारों होना चाहिए। मांग वक्र का समांतर ढाल कैसा होता है? डिमांड कैसे स्लोप करता है? ध्यान दीजिएगा, अभी हम करके भी दिखा दे रहे हैं। डिमांड कर्व जब भी जाता है तो बाएं से दाएं की तरफ, है ना, नीचे की ओर। ये बाएं से दाएं ऊपर की ओर नहीं जाता है, ये सप्लाई जाता है। बाएं से दाएं नीचे की ओर, देखिए ये डिमांड है, डिमांड कर्व ऐसे आता है ना, तो बाएं से दाएं नीचे की ओर, तो यही वाला सही होगा। और ये सप्लाई होता है, ऐसे जाता है सप्लाई, एस और एस, है ना, तो सप्लाई रहता है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाता, और डिमांड है तो सेकेंड वाला ऑप्शन हो गया। अब चलते 40 नंबर क्वेश्चन। किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती? यानी कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसका प्राइस कम हो जाएगा तो भी डिमांड चेंज नहीं होगा? सोचिए, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है प्राइस कम होगा फिर भी डिमांड कांस्टेंट रहेगा? उसको हम लोग बोलते हैं विलासिता की वस्तु नहीं। जैसे प्राइस चेंज कम होगा ना अगर प्राइस, तो इसका डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगा, लग्जरियस गुड्स का। आरामदायक वस्तु, कंफर्ट गुड्स नहीं। अनिवार्य वस्तु, जी हाँ, अनिवार्य वस्तु ऐसी वस्तुएं हैं जिनका प्राइस कम हो जाने से डिमांड नहीं बढ़ेगा और प्राइस बढ़ जाने से डिमांड नहीं घटेगा। जैसे नमक। बताइए, दवा, आप खूब दवा सस्ता हो गया तो क्या कीजिएगा? डॉक्टर आपको दिया है कि सुबह एक टेबलेट लीजिएगा और शाम में एक टेबलेट लीजिएगा, तो टेबलेट अगर सस्ता हो जाए, दवा सस्ता हो जाए, तो एक की जगह आप दो ले लीजिएगा, तो ओवरडोज के शिकार हो जाएगा, तो ऐसे प्राण निकल जाएगा। तो इसीलिए बोल रहा है कि जो कंपलसरी गुड्स है उसके ऊपर ये लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता है। वहाँ पे प्राइस कम होगा फिर भी डिमांड वही रहेगा, प्राइस बढ़ेगा। अगर अच्छा किसी को कैंसर है और एक दवा लेने के लिए डॉक्टर बोला प्राइस बढ़ गया दवा का, तो भी लेना पड़ेगा, नहीं लोगे तो भी जाओगे। इसका मतलब है कि प्राइस के बढ़ने और घटने से किस प्रकार की वस्तुओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जो कंपलसरी वस्तु है, नेसेसरी वस्तु है, अनिवार्य वस्तु है, उसके ऊपर प्राइस के बढ़ने और घटने से उसके डिमांड के ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ता। डिमांड कांस्टेंट रहेगा, जैसे है वैसे ही रहेगा। जैसे नमक, अब बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा तो भी आपको खाना पड़ेगा, क्योंकि उसका कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है। अच्छा, बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाएगा तो आप ज़्यादा नहीं डाल सकते हैं सब्जी में, ऐसा नहीं कि सस्ता है डाल दो, ऐसा भी नहीं कर सकते। तो ये कंपलसरी गुड्स है। आप प्राइस बढ़ेगा तो भी क्वांटिटी सेम यूज करेंगे, प्राइस घटेगा तो भी क्वांटिटी सेम यूज करेंगे, तो ऐसे गुड्स को हम वो बोलते हैं नेसेसरी गुड्स, कंपलसरी गुड्स। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित में से कौन है? कौन सा ऐसा तत्व है जो मांग को प्रभावित करता है? कौन सा ऐसा फैक्टर्स है जो डिमांड को क्या करता है? प्रभावित करता है। तो मांग को प्रभावित कीमत से प्रभावित होता है, आय से भी प्रभावित होता है, उपभोक्ता की रुचि से भी प्रभावित होता है, तो सभी इनमें से सभी, ये सभी से प्रभावित होता है, याद रखिएगा। ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है क्या कहलाती है? ऐसी वस्तु जिस वस्तु का इस्तेमाल एक दूसरे के बदले में किया जाता है उसको हम लोग कौन सी वस्तु बोलते हैं? तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं, कंफर्ट गुड्स बोलते हैं, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। जैसे
चाय पत्ती, चाय के जगह पे कॉफ़ी का इस्तेमाल करना उसको सब्स्टिट्यूट बोलते हैं कि अगर चाय महंगा हो जाए तो आप कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारा सब्स्टिट्यूट गुड्स है कि अगर ये नहीं है तो इसके जगह पे ये इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके जगह पे ये इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। कोई दिक्कत है? सब्स्टिट्यूट गुड्स। मांग का नियम क्या बताता है? मांग का नियम किस तरह का कथन है? मांग के में हम लोग क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, तो मांग का नियम जो है वो क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। क्वालिटेटिव स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि मांग का नियम सिर्फ ये बताता है, लॉ ऑफ डिमांड, कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा और प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, ये बता रहा है सिर्फ। इसका मतलब सिर्फ क्वालिटी बता रहा है कि भैया अगर एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। लेकिन जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं, मांग की लोच की बात करते हैं, तो मांग की लोच कौन सा स्टेटमेंट है? क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। वहां पे हमको ये पता चलेगा कि अगर प्राइस 10% महंगा हो जाएगा तो उससे डिमांड कितना परसेंट कम होगा, यानी क्वांटिटी में हमको पता चलेगा परसेंटेज में। या प्राइस अगर 2 रुपये महंगा हो जाएगा तो डिमांड में क्या असर पड़ेगा। तो हम अगर क्वांटिटी में निकालना चाहते हैं, इलास्टिसिटी डिमांड के बारे में क्वांटिटी में पढ़ना चाहते हैं, तो क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्वालिटेटिव स्टेटमेंट होता है लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। क्लियर? मांग फलन को निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण जो है वो व्यक्त करता है? डिमांड फंक्शन को, इसमें से कौन सा इक्वेशन है जो डिमांड फंक्शन को व्यक्त करता है, नोटिफाई करता है? तो इक्वेशन नंबर 3, डिमांड फंक्शन ये है, डी एक्स बराबर, ये एफ का मतलब फंक्शन और पी एक्स का मतलब प्राइस ऑफ एक्स प्रोडक्ट। बोलता है एक्स वस्तु की कीमत का परिवर्तन वाई वस्तु की मांग को प्रभावित करता है, तब यह मांग किस तरह का मांग कहलाता है? अगर एक वस्तु का कीमत में परिवर्तन होने के कारण दूसरे वस्तु का मांग में परिवर्तन पड़ जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको प्राइस डिमांड भी बोलते हैं, इनकम डिमांड भी बोलते हैं, क्रॉस डिमांड भी बोलते हैं। तो ऑल ऑफ दीज, तीनों तरह का डिमांड होगा, क्योंकि सारे डिमांड में तो प्राइस के कारण किसी वस्तु के मांग पर असर पड़ता है। सामान्यतः वस्तुओं के लिए मांग का नियम वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग के बीच के रिलेशन को व्यक्त करता है। कौन सा रिलेशन? ध्यान दीजिएगा, जब हम डिमांड की बात करते हैं तो डिमांड में जो रिलेशन होता है प्राइस और डिमांड के बीच में, वो क्या होता है? तो हम आप लोग पढ़े होंगे कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगा और प्राइस घटेगा तो डिमांड क्या होगा? बढ़ जाएगा। बताइए कौन रिलेशन बता रहा है? यहाँ देखिए तो सेम है, ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या लगता है? डायरेक्ट रिलेशन है? नहीं। पॉजिटिव रिलेशन है? नहीं। इंक्रीज कर रहा है? नहीं। यहाँ पे क्या थोड़ा सा, ये थोड़ा सा गलत लिखा है, विपरीत संबंध, इसको बोलते हैं नेगेटिव रिलेशन। यहाँ पे गलत लिखा है इंग्लिश में, नेगेटिव रिलेशन होना चाहिए तब ठीक है। नेगेटिव रिलेशन है। नेगेटिव का मतलब है कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, कोई बराबर है ही नहीं। मतलब कभी ये लोग, जो बच्चा लोग का झूला होता है ना पार्क में, वैसे यहाँ होते कि डी और डी, ये ऐसे डिमांड होगा और ये ऐसे प्राइस हो गया, पी और पी, यही चलेगा। मतलब है कि जब डिमांड ऊपर रहेगा तो प्राइस नीचे रहेगा, यानी प्राइस कम रहेगा तो डिमांड ज़्यादा होगा और प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड क्या होगा? कम होगा। ये झूले की तरह होगा, कभी बराबर होता ही नहीं, कांस्टेंट होता ही नहीं। तो बताइए क्या पॉजिटिव रिलेशन है? नहीं, नेगेटिव रिलेशन है। यहाँ बोल सकते हैं कि इट्स शो द नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। यहाँ पे वस्तु के मांग और वस्तु के मूल्य में ऋणात्मक संबंध आता है, नेगेटिव रिलेशन बताता है। तो ये जब भी शो करता है तो नेगेटिव रिलेशन शो करता है डिमांड और प्राइस के बीच में। याद रखना इस चीज़ को कि प्राइस और डिमांड के बीच में क्या करता है? नेगेटिव रिलेशन शो करता है। मांग में कमी के निम्नलिखित में से कौन से कारण हो सकते हैं? मांग कम क्यों होगा? तो प्राइस बढ़ेगा तो कम हो सकता है। क्या क्या कारण हो सकता है? चलिए देखिए, अगर लोगों का इनकम कम हो जाएगा तो डिमांड कम हो सकता है। जी हाँ, कम कमाएगा तो डिमांड कम करेगा, पहला भी ठीक है। दूसरा, क्रेता की संख्या अगर कम, खरीदने वाले की संख्या कम हो जाए तो भी डिमांड कम हो सकता है। उपभोक्ता का रुचि अगर कम हो जाए, इंटरेस्ट कम हो जाए तो भी डिमांड कम हो सकता है। तो ऑल ऑफ दीजिए, सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण डिमांड क्या होगा? कम हो जाएगा। कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या होगी? अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ जाएगा तो चाय का क्या होगा? डिमांड बढ़ जाएगा। कॉफ़ी का प्राइस बढ़ जाएगा तो चाय का डिमांड क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि कॉफ़ी का प्राइस बढ़ने से बहुत सारे कॉफ़ी पीने वाले लोग, जो महंगा जब कॉफ़ी हो जाएगा तो वहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे चाय की तरफ। उनको लगेगा कि कॉफ़ी नहीं पीना, बहुत महंगा हो गया, तो वो चाय की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो कॉफ़ी के प्राइस बढ़ने से चाय का डिमांड क्या होगा? बढ़ जाएगा। याद रखना इसको, कॉफ़ी का प्राइस बढ़ने से चाय का डिमांड क्या होगा? बढ़ जाएगा। मांग में संकुचन तब होता है, मांग बोलता है कंट्रक्शन कब होता है? मांग कंट्रक्शन कब होता है? जब कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। कीमत बढ़ती है और मांग भी बढ़ती है, ऐसा हो ही नहीं सकता प्राइस बढ़ेगा और डिमांड भी बढ़ेगा। कीमत स्थिर रहती है और मांग घटती है, और कीमत घटती है लेकिन मांग स्थिर रहती है।
तो पहला वाला होगा जब कीमत बढ़ती है और मांग क्या होता है, घटती है, तब कंट्रक्शन होगा। ठीक है, कंट्रक्शन का मतलब है जब कीमत बढ़ती है और मांग क्या होता है, घटती है। और अगर ये सिचुएशन आएगा, एक और दिया हुआ था, कीमत स्थिर रहती है फिर भी मांग घटती है, तो इसको बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। क्या बोलते हैं, डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड डिक्रीज कर गया। जैसा कि गर्मी के समय देखिए कीमत वही है कोल्ड ड्रिंक्स का, डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है। ठंडा में जब चले जाते हैं तो प्राइस वही है कोल्ड ड्रिंक्स का, लेकिन डिमांड घट जाता है। तो जब प्राइस कांस्टेंट है और कभी डिमांड बढ़ जाए और कभी डिमांड घट जाए, तो इसको बोलते हैं, बढ़ेगा तो बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड और घटेगा तो बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड। प्राइस कांस्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, पूरे सालों भर कोल्ड ड्रिंक्स का प्राइस वही रहता है, चेंज नहीं होता। ऐसा नहीं कि ठंडा के टाइम में चेंज हो जाता है इसलिए डिमांड घट जाता है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं ना कि किसी वस्तु का मूल्य मांग पर निर्भर करता है, ये गलत बात है। अगर ऐसा सोच के रखें कि डिमांड पर डिपेंड करता है, आप प्राइस कम कर दोगे तो खूब बिकेगा, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कि अभी ठंडा के टाइम में कोल्ड ड्रिंक्स अपना रेट अगर 10 रुपया कम कर दे तो क्या लोग कोल्ड ड्रिंक्स पिएगा, नहीं पिएगा। और गर्मी में 10 रुपये बढ़ा भी देना तो भी लोग खरीदेगा। इसका मतलब प्राइस अकेला फैक्टर नहीं है डिमांड को डिसाइड करने वाला। डिमांड को डिसाइड करने वाला प्राइस के अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको कंसीडर करना होगा, जिसको ध्यान रखना होगा जब आप प्राइस डिटर्मिनेशन कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट का। सिर्फ आप प्राइस को लेकर अगर डिमांड को डिटरमाइन कर रहे हैं तो ये नहीं है। हाँ, कुछ हो सकता है 10% 5% लोग ऐसे हो सकते हैं जो प्राइस को लेकर डिमांड को डिटरमाइन करते हैं, लेकिन बाकी जगह पे प्राइस को लेकर डिमांड को डिटरमाइन नहीं किया जाता है। डिमांड को डिटरमाइन करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको ध्यान रखना होता है, इसलिए यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है। अच्छा, निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता, कौन ऐसा चेंज है, परिवर्तन है जिससे डिमांड में परिवर्तन नहीं होता है। तो मूल्य में परिवर्तन से डिमांड में परिवर्तन होता है, आय में परिवर्तन से भी, रुचि और फैशन में परिवर्तन से, तो इनमें से कोई नहीं है ना, डी ऑप्शन होगा। मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग क्या होती है, जैसे मूल्य बढ़ेगा घटिया वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। जैसे मूल्य बढ़ेगा घटिया वस्तु की मांग क्या होगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाती है। घटिया वस्तु कौन सा होता है, सेकेंड हैंड, खराब, मतलब सेकेंड हैंड नहीं बोल सकते, रद्दी वस्तु। तो जब सोचिए कि टमाटर अगर 500 रुपये केजी हो जाए और एक आदमी 150 रुपये केजी बेच रहा है, लेकिन थोड़ा सा टमाटर में दाग लगा हुआ है, दाग मतलब थोड़ा गला हुआ है, उसको चाकू से निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसको यूज करना पड़ेगा। अब क्या करेगा लोग, 500 रुपये केजी एक जगह पे टमाटर, एक जगह पे 100 150 रुपये है, लेकिन दाग लगा हुआ है, और होली का समय है, बताइए चिकन सबको खाना है, लोग 150 रुपये अभी लेना पसंद कर देगा। अब घटिया वस्तु कब बिक रहा है, जब ओरिजिनल वस्तु का प्राइस बढ़ रहा है। तो ओरिजिनल वस्तु जितना प्राइस बढ़ेगा घटिया वस्तु का डिमांड बढ़ जाएगा। उसमें कहाँ कहाँ से देखिएगा, लहसुन जब बहुत महंगा हो जाता है, कहाँ कहाँ से छोटा छोटा लहसुन आपको देखने को मिल जाएगा। सारा रद्दी और घटिया चीज उसी से में आ जाएगा, क्योंकि जान रहा है प्राइस हाई है तो लोग इसको खरीद लेगा। और जब प्राइस 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये हो जाए टमाटर का, तो हल्का भी दाग लगा हुआ तो उसको नहीं खरीदता, रखो रखो। इसका मतलब घटिया वस्तु सामान्य, तो बोलता है कि जब प्राइस मार्केट में बढ़ेगा तो घटिया वस्तु का डिमांड बढ़ेगा। ये पॉजिटिव रिलेशन होता है घटिया वस्तु का, गिवन गुड्स इसको बोलते हैं। घटिया वस्तु का जो पॉजिटिव रिलेशन होता है कि प्राइस बढ़ेगा तो घटिया वस्तु का डिमांड बढ़ेगा, और प्राइस अगर घटा तो घटिया वस्तु का डिमांड सीधा जीरो हो जाएगा, फिर कोई नहीं खरीदेगा। गरीब आदमी बोलेगा ना 10 रुपये केजी है, ठीक से दो बढ़िया टमाटर, वो जरा सा सड़ा हुआ नहीं लेगा। यानी सड़ा हुआ, हल्का सड़ा हुआ टमाटर है उसको फेंकना पड़ता है दुकानदार को, क्योंकि मानता है कि अभी प्राइसेस नीचे है तो कोई भी व्यक्ति गिवन गुड्स लेना पसंद नहीं करेगा। और जब प्राइसेस बढ़ेगा ना तो वही टमाटर जो भी फेंक रहे हैं वो उस समय भी बिकेगा। चलो आधा तो यूज हो जाएगा, आधा काट के यूज कर लेंगे। तो यही बात आपको समझना है। किसी सामान्य वस्तु के मांग वक्र की ढाल क्या होती है, तो मांग वक्र हमेशा ऋणात्मक होता है, ऐसे गिरता है ना नीचे, डिमांड डिमांड हमेशा नीचे डिक्रीज करेगा तो ऋणात्मक होगा, डिमांड करो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस बात को याद रखना है। आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है, अगर इनकम बढ़ेगा तो कौन सा चीज का मांग घटा देता है, तो घटिया वस्तु, घटिया वस्तु का ना। जब इनकम बढ़ जाएगा तो घटिया वस्तु नहीं खरीदेगा, वो बढ़िया वस्तु में आ जाएगा। तो देखिए घटिया वस्तु, गिवन गुड्स, घटिया वस्तु का डिमांड क्या करता है, घटा देता है। जैसे उसका इनकम बढ़ा, वो इनकम जब तक 20,000 15,000 कमा रहे थे तब तक सब सस्ता वाला खरीद रहा था, नॉन ब्रांडेड कपड़ा ठीक है। और जैसे उसके यहाँ 2 आदमी की नौकरी लगा और 50-50 1 लाख रुपया महीना का आने लगा घर में, तो फिर वो ब्रांड में आ जाएगा, बोला आप ये सब नहीं खरीदेंगे, अब ब्रांडेड में आ जाएगा कि अभी सब नहीं खरीदना है। तो इसका मतलब जैसे ही इनकम बढ़ेगा लोगों का, घटिया वस्तु का डिमांड सीधा डाउन जाएगा, नीचे जाएगा। मांग में परिवर्तन का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है, डिमांड अगर परिवर्तित हो रहा है, डिमांड चेंज हो रहा है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, यानी डिमांड या तो बढ़े या तो घटे, उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो डिमांड में चेंज का कारण ढूंढते हैं हम लोग। सबसे पहले उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, जी हाँ, उपभोक्ता की अगर इनकम चेंज हुआ तो डिमांड में असर पड़ेगा। संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन, ये भी सही है। जनसंख्या बढ़ेगा तो डिमांड में, इसका मतलब ऑल ऑफ दीज होगा, सारा का सारा उत्तरदायी है डिमांड चेंज होने के लिए।
पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर कार की मांग क्या होगी? पेट्रोल अगर महंगा हो जाएगा तो कार क्या होगा? महंगा होगा, मतलब बिकेगा या नहीं बिकेगा? कार का डिमांड क्या होगा? घटेगा या बढ़ेगा? तो याद रखना है कि जब पेट्रोल का कीमत बढ़ जाएगा तो ऐसी स्थिति में कार का डिमांड क्या होगा? अच्छा, यहाँ लिखा है किस तरफ जाएगा, डिमांड जो है किस तरफ जाएगा, तो बताइए डिमांड ऐसे ना होता है। अब कार की डिमांड क्या होगा? घटेगा ना, तो घटेगा तो इधर जाएगा, तो इसको कौन सा साइड बोलते हैं? बाईं तरफ। बाईं तरफ, देखो बारथी लिख दिया है, लेफ्ट, बाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा ना, नीचे बाईं तरफ इधर है, कोई दिक्कत है? बाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा, या नीचे की ओर भी बोल सकते हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट्स नहीं, नीचे की ओर नहीं होगा, बाईं तरफ ठीक है, इधर बाईं तरफ हो जाएगा, इधर दाईं तरफ जाएगा, बाईं तरफ ये शिफ्ट हो जाएगा, है ना। इसका ऑप्शन सी होगा, यहाँ पे गलती से छूट गया है। गिफिन बोले निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पूरक वस्तु है? इसमें से कौन ऐसा है जो कम्प्लीमेंट्री वस्तु है? कम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब है जिसका इस्तेमाल करके, जैसे चाय का क्या कम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होगा? चीनी होगा, चाय पत्ती होगा, दूध होगा, तो कम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन है? तो टी और कॉफ़ी तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स नहीं है, टी और कॉफ़ी तो अलग है, ये सब सब्स्टिट्यूट गुड्स है, एक दूसरे के प्रतिपूरक है। कोक और पेप्सी भी प्रतिपूरक है, सप्लीमेंट्री ये जो है ना, सब्स्टिट्यूट गुड्स है, यानी इस पेप्सी की जगह आप कोक का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाय की जगह कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये जिससे मिलके कोई चीज़ बनता है। चावल और गेहूँ ये भी सप्लीमेंट्री गुड, ये इसको हम लोग बोल सकते हैं, ये भी जो है कम्प्लीमेंट्री गुड्स नहीं है। कम्प्लीमेंट्री गुड्स इसलिए नहीं क्योंकि उसको सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। आप चावल की जगह रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर चावल महंगा होगा तो रोटी खाएंगे, रोटी, और गेहूँ महंगा हो जाएगा तो चावल खाएंगे, तो इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम आपको बताते हैं कि कम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर कौन कौन आता है। कम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर आता है चीनी, दूध, चाय पत्ती, ये इसके बिना तो चाय बनेगा नहीं। अगर अच्छा चीनी महंगा हो जाएगा तो चाय महंगा हो जाएगा, दूध महंगा हो जाएगा, चाय महंगा हो जाएगा। तो कम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब ऐसा गुड्स जिसका इस्तेमाल करके कोई गुड्स तैयार होता है, उसको कम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं, उसी को हिंदी में पूरक वस्तु बोलते हैं। तो इसमें से कोई नहीं है जो पूरक वस्तु है। जैसे चाय पत्ती दिया रहता है, चीनी दिया रहता है, दूध दिया रहता है, तो वो कम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है। मांग का विस्तार का कारण क्या है? एक्सपेंशन इन डिमांड। डिमांड एक्सपेंशन कब करेगा? तो अभी आपको बताए थे कि प्राइस क्या होगा, प्राइस गिरेगा तब, प्राइस उठेगा तो क्या बोल रहा है? दी हुई वस्तु की कीमत ऊंची हो जाना, नहीं, प्राइस उठेगा तो कंट्रक्शन कर जाएगा। प्राइस अगर महंगा होगा तो डिमांड कंट्रक्ट करेगा, नहीं सिकुड़ेगा, डिमांड कम होगा। दी वो प्राइस अगर कम होगा तो डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा। तो डिमांड अगर बढ़ने का कारण पूछ रहा है तो क्या होगा? प्राइस का गिरना। जितना प्राइस गिरेगा उतना ही डिमांड ऊपर जाएगा, और जितना प्राइस ऊपर जाएगा उतना ही डिमांड नीचे जाएगा। तो प्राइस अगर वहाँ पे लिखा रहता है ऊंची हो जाएगा तो डिमांड कंस्ट्रक्शन में चला जाएगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन ही पूछ रहा है, एक्सटेंशन पूछ रहा था। देखिए फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स पूछ रहा है, इसमें कौन सब्स्टिट्यूट गुड्स है? यानी एक की जगह दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं। इन द फॉलोइंग द एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स है बताइए। टी और शुगर, वही कम्प्लीमेंट्री गुड्स ना हो गया जी, शुगर कैसे हो जाएगा? टी और कॉफी रहता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स हो जाता है। तो टी और कॉफी नहीं बोल, टी शुगर बोला है। शू एंड सॉक्स, और पेन और इंक, बताइए ये सब कम्प्लीमेंट्री गुड्स है। इंक के बिना पेन काम नहीं करेगा, सॉक्स के बिना शू काम नहीं करेगा, शुगर के बिना चीनी के बिना चाय काम नहीं करेगा। लेकिन टी और कॉफ़ी ये दोनों अपने आप में सब्स्टिट्यूट गुड्स है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। मांग की लोच क्या होती है? क्वालिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव होती है। तो मांग की लोच जब भी होती है, अभी बता चुके हैं ना, क्वांटिटेटिव होती है। लॉ ऑफ डिमांड क्वालिटेटिव होगा, लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा क्वांटिटेटिव होगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कौन सा स्टेटमेंट होता है? क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कौन सा स्टेटमेंट होता है? क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, याद रखना आप लोगों को। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसके आगे क्या हम लोग पढ़े हैं। बोलता है गिफन वस्तुओं के लिए मांग की कीमत लोच क्या होती है? जो गिफन गुड्स होता है उसका मांग की कीमत लोच पॉजिटिव होती है, क्योंकि गिफन गुड्स पॉजिटिव ना चलता है, तो इसका मांग की लोच भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। गिफन गुड्स क्यों? क्योंकि प्राइस अगर बढ़ेगा तो गिफन गुड्स का डिमांड बढ़ जाएगा, जीडी बोलते हैं। गिफन गुड्स का डिमांड क्या होगा? बढ़ जाएगा। और प्राइस अगर घटेगा तो गिफन गुड्स का डिमांड जो है वो क्या होगा? घट जाएगा। यानी ये चलता है पॉजिटिव। प्राइस बढ़ेगा तो घटिया वस्तु का मांग बढ़ जाएगा, प्राइस घटेगा तो घटिया वस्तु का मांग कम हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव। इकाई से कम मांग की लोच निम्नलिखित में से किसको व्यक्त करता है? अगर यूनिट से कम मांग है तो इसका मतलब इसमें से किसको व्यक्त करता है? तो बोलता है नेसेसरी गुड्स को, कंफर्ट्स गुड्स को, लग्जरियस गुड्स को, और ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज को दिखाता है। मांग की लोच का माप निम्नलिखित में से किस विधि से किया जाता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए कितने मेथड्स है? तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है,
दूसरा है परसेंटेज मेथड है, पॉइंट मेथड है, तो ऑल ऑफ दीज इसका भी आंसर हो जाएगा। तीनों मेथड से हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल सकते हैं। ये नहीं पूछ रहा कौन बेस्ट मेथड है, पूछ रहा कौन मेथड है, तो तीनों मेथड है, इसलिए तीनों हमारा सही होगा। बोलता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सोन बाई, इसमें से कौन है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस में पता चलता है? तो याद रखिएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अच्छा सॉरी इलास्टिक डिमांड बोल रहा है। इलास्टिक डिमांड कब होगा? इलास्टिक डिमांड पहले वाले केस में होगा, जब क्वांटिटी चेंज इन क्वांटिटी बाई क्वांटिटी मोर देन चेंज इन प्राइस बाई प्राइस रहेगा, तब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिक होगा। अब इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने बोल रहा है, कैसे निकालेंगे? तो ईडी बराबर क्या फॉर्मूला बताए थे, यहाँ पे निकाल देते हैं, यहाँ पे निकाल देते हैं। ईडी बराबर बताए थे डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। लिखिए डेल्टा क्यू का मतलब चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है? अच्छा प्राइस है ये, क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है? 1 बटा चेंज इन प्राइस, प्राइस में कितना चेंज हो रहा है? 5 इंटू बेस प्राइस, बेस प्राइस कितना है? बेस प्राइस आपका 10 और बेस क्वांटिटी कितना है? 5 है, तो 5 दूनी 10 और 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 0.4 आ जाएगा। तो 0.4 किस में है? 0.4 इनमें से कोई नहीं, यहाँ थोड़ा गलत लिखा हुआ है, 0.4 आना चाहिए, ठीक है। ये 0.4 होगा तो पहला सी ऑप्शन इसका सही होगा। कोई दिक्कत है? कहीं गड़बड़ की है क्या? इसका ऑप्शन ए लिखा हुआ है, रुको एक बार बनाने दो। डिमांड ऑफ गुड्स, ओहो गलती हो गया यहाँ पे टाइपिंग करने वाले। देखो P1 P2 लिखा है, Q1 Q2, इसका मतलब ये क्वांटिटी है, ठीक है। ये क्या है? क्वांटिटी, और ये क्या है? प्राइस है। अब सही होगा। वो देखो हिंदी में ठीक लिखा, वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग, और इंग्लिश में गलत लिख दिया, तब ना सत्यानाश हो गया। चलिए अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, खाली इतना ही तो हमको चेंज करना है, फॉर्मूला तो मेरा ठीक था। शुरू करते हैं। डेल्टा क्यू क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है? क्वांटिटी चेंज हो रहा है 5 बटा डेल्टा पी प्राइस में कितना चेंज हो रहा है? 1 इंटू पी का मतलब बेस प्राइस, बेस प्राइस 5 है बटा क्वांटिटी बेस हमारा कितना है? 10 है। इसका मतलब 5 दूनी 10 और 2 से इसमें 5 से भागा देंगे तो 2.5 ना आ जाएगा। और कभी भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को माइनस में डिनोट किया जाता है, तो माइनस में 2.5 हमारा फर्स्ट वाला सही आंसर होगा। माइनस में 2.5 हमारा फर्स्ट वाला क्या होगा? सही आंसर होगा। कहीं कोई दिक्कत है? तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ से आसानी से आप कर सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है, बन जाएगा। मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या आनुपातिक विधि का प्रतिपादन किसने किया? प्रतिशत मेथड या परसेंटेज मेथड का इसमें प्रतिपादन किसने किया? मार्शल, फ्लक्स, हिक्स, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका दूसरा नंबर में कौन था? फ्लक्स था। तो फ्लक्स ने इसको डेवलप किया है मांग का परसेंटेज मेथड। और हम लोग जब भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हैं तो फ्लक्स वाले मेथड से ही निकालते हैं, परसेंटेज मेथड से निकालते हैं। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन, किसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्रभावित कर सकता है? तो पहला है नेचर ऑफ गुड्स, बिल्कुल प्रभावित कर सकता है। प्राइस बिल्कुल, इनकम बिल्कुल, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से सभी। मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है, आप लोग बता चुके थे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन यूनिट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन यूनिट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू यूनिट, और उसके बाद परफेक्टली इलास्टिक डिमांड और इन इलास्टिक डिमांड। 5 तरह का होता है। आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच क्या होता है? आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच शून्य होती है। जो नेसेसरी गुड्स होता है उसका कोई इलास्टिसिटी नहीं, प्राइस बढ़े फिर भी डिमांड वही, प्राइस घटे फिर भी डिमांड वही। आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच क्या होती है? शून्य होती है। मांग की कीमत लोच से अभिप्राय क्या है? कीमत में होने वाले परिवर्तन के कारण मांग में होने वाले परिवर्तन, बिल्कुल सही है। कीमत में होने वाले परिवर्तन के कारण मांग में होने वाले परिवर्तन को ही हम लोग मांग की लोच बोलते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। मूल्य में परिवर्तन के कारण मांग में जो परिवर्तन आता है उसको दिखाने के लिए हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हैं, मांग की लोच निकालते हैं। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 40% परिवर्तन के कारण उसकी मांग में 60% परिवर्तन हो तो मांग की लोच क्या है? बताइए। सबसे ऊपर क्या लिखते थे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर यहाँ पे परसेंटेज मेथड से निकलेगा, तो ईडी बराबर क्या लिखते थे? परसेंटेज चेंज इन डिमांड, तो परसेंटेज डी कर देते हैं बाई परसेंटेज पी कर देते हैं। तो परसेंटेज डिमांड कितना है? 60 और 40 है 1.5, 1.5 माइनस में आना चाहिए। देखिए माइनस में 1.5 कौन है? बी। इसका बी ऑप्शन सही होगा। कहीं कोई दिक्कत है? क्योंकि आपको फॉर्मूला बताए थे परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितना है? 60%। अब परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है? 40%। तो 60 बटा 40 करेंगे तो 1.5 निकल जाएगा ना, तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे इसको। आगे लिखा है कि रिजु रेखी मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच क्या होती है?
अगर एक रिज्यू रेखी जिसको हम लोग बोलते हैं मिड पॉइंट स्ट्रेट लाइन के ऊपर डिमांड का कर्व कैसा होगा, तो स्ट्रेट लाइन मिड पॉइंट के ऊपर डिमांड का कर्व जो है वो कैसा होगा, तो यूनिट वाले जैसा होगा, इकाई होगी, ये 1 होगा। और यहाँ पे आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है 1 के बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा इस पॉइंट पर। विलासिता वस्तुओं की मांग क्या होती है, विलासिता वस्तुओं की मांग जो है वो परफेक्टली हाईली इलास्टिक होती है। हाईली इलास्टिक का मतलब जरा सा महंगा हो जाएगा सीधा डिमांड जीरो हो जाएगा। जरा सा विलासिता मतलब जो जरूरी नहीं है, सोना हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, एसी हो गया, ये सब जरूरी नहीं है। तो जरूरी नहीं तो इसका प्राइस थोड़ा भी महंगा होगा ना तो डिमांड एकदम घटेगा। अब प्राइस थोड़ा भी सस्ता होगा डिमांड हाई हो जाएगा। तो बोलता है कि जो विलासिता की वस्तु है, जो शौक की वस्तु है, जो है ना मतलब साज सज्जा की वस्तु है, जो अनिवार्य जीवन के लिए नहीं है, वैसी वस्तुओं की मांग थोड़ा महंगा हो जाएगा तो डिमांड नीचे जाएगा, और थोड़ा सस्ता हो जाएगा डिमांड ऊपर जाएगा। तो ये बोलता है हाईली इलास्टिक होता है, बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी इसमें होता है, क्योंकि इसमें लोग सिर्फ प्राइस को देख के ही डिमांड करते हैं। बोलता है अति वलयाकार मांग वक्र निम्नलिखित में से किस क्या दिखाता है। अगर बहुत ज़्यादा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व यूनिक इलास्टिक डिमांड को बताता है। यूनिक इलास्टिक डिमांड को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व दिखाता है। बोलता है एक वित्त मंत्री कैसी वस्तुओं पर कर की दर में वृद्धि कर सकती है जिसकी मांग की कीमत लोच होती है। मतलब बोलता है एक फाइनेंस मिनिस्टर को किस वस्तु में टैक्स रेट बढ़ा देना चाहिए, उसका डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा जिसका टैक्स रेट सरकार को बढ़ाना चाहिए ताकि सही हो। तो डिमांड अगर उसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से कम है तो उसका टैक्स रेट बढ़ा के उसको 1 के बराबर पहुंचाना चाहिए। तो जिसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से कम होगा उसमें फाइनेंस मिनिस्टर और सरकार को अपना टैक्स बढ़ा के उसके डिमांड को जो 1 से कम है उसको 1 के बराबर या 1 से ज़्यादा लाना होगा। क्योंकि जब तक 1 से ज़्यादा आपका डिमांड नहीं आएगा तब तक परिस्थिति ठीक नहीं होगी। इसलिए अगर सिचुएशन को ठीक करना है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर लेस देन 1 है तो वहाँ पे सरकार को अपने टैक्सेस को बढ़ा के और उस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मोर देन 1 करना होगा। जब किसी वस्तु की मांग पूर्णतः बेलोचदार होती है तब मांग वक्र कैसा होता है। जब बोलता है कि व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज परफेक्टली इन इलास्टिक द डिमांड कर्व बिकम, क्या होता है डिमांड कर्व इसमें, तो बोलता है डिमांड कर्व पैरेलल होता है वाई एक्सिस के। डिमांड कर्व क्या होता है, पैरेलल होता है वाई एक्सिस के। अधिउपभोक्ता की आय वृद्धि से वस्तु एक्स की मांग कम हो जाती है तो वस्तु एक्स होगी। अगर उपभोक्ता का इनकम बढ़ गया उसके कारण किसी वस्तु की मांग कम हो जाती है तो वस्तु एक्स क्या होगी, तो वस्तु एक्स को क्या बोलते हैं, लाइफ सेविंग ऑब्जेक्ट नहीं, इसेंशियल कमोडिटी नहीं, लग्जरी गुड्स नहीं, गिफन गुड्स। क्योंकि बताइए उपभोक्ता की इनकम बढ़ गया और किसी वस्तु का मांग घट गया, हमारा इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ना चाहिए ना, हम ज़्यादा कमाएंगे तो ज़्यादा खर्च करेंगे। लेकिन मेरा इनकम बढ़ने से मेरा किसी वस्तु का डिमांड अगर घट रहा है तो उसको घटिया वस्तु बोलेंगे। क्योंकि मेरा जब इनकम बढ़ेगा तो हम घटिया वस्तु का डिमांड क्या करेंगे, कम, और अच्छे वस्तु का डिमांड क्या करेंगे, ज़्यादा। यही बात याद रखना कि किसी वस्तु के आय में वृद्धि होने के कारण अगर किसी दूसरी वस्तु के मांग में कमी आ जाती है तो कन्फर्म रहेगा कि वो जिसकी मांग में कमी हुई है वो घटिया वस्तु ही होगा। यदि किसी वस्तु की मांग रेखा कीमत रेखा वाई एक्सिस के समांतर हो है तो वस्तु की कीमत मांग लोच का मान क्या होगा। बोलता है वहां पे मांग लोच शून्य होगा, क्योंकि वाई एक्सिस के समांतर का मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो हो जाएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, जीरो। आप लोग पढ़े भी होंगे ऐसा इसका खींचा जाता है। वाई एक्सिस कौन होता है, अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। अगर ऐसे हो तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, ऐसा अगर दिखा डिमांड कर्व तो ई डी बराबर यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ई डी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब है कि प्राइस में चेंज होने से भी डिमांड में कोई असर नहीं पड़ रहा है। जैसे यहाँ देखिए मान लीजिए प्राइस होगा, ये प्राइस है तो ये डिमांड है, ठीक है। अब प्राइस बढ़ के यहाँ पे हो गया, प्राइस बढ़ के हो गया P1, डिमांड में कोई असर नहीं पड़ा। प्राइस घट के हो गया P2, डिमांड में कोई असर नहीं पड़ा। तो प्राइस के बढ़ने और घटने से डिमांड में जब कोई असर नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब यहाँ जब हम इसका इलास्टिसिटी निकालेंगे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या मेरा निकल जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि प्राइस में चेंज होने के कारण डिमांड में कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यदि मूल्य में परिवर्तन के बावजूद मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन ना हो, मूल्य में परिवर्तन हो गया फिर भी मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं है। देखिए मूल्य में परिवर्तन के बावजूद मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो, डिमांड कहीं खिसक नहीं रहा है, डिमांड ही जगह पे है, एकदम फिक्स है, यहाँ पे एकदम खड़ा हो गया एकदम पिलर की तरह, इधर घिसक ही नहीं रहा है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो बोलता है मूल्य में परिवर्तन के बावजूद मांग में अगर कोई परिवर्तन ना हो, मांग में परिवर्तन ना हो तो उसे क्या कहते हैं, वहां पे कीमत लोच किस तरह का होगा, तभी तो देख चुके हैं, जीरो प्राइस इलास्टिसिटी होगा। वहाँ क्या होगा, जीरो प्राइस इलास्टिसिटी होगा। अगर मूल्य में परिवर्तन के बावजूद अगर मांग में परिवर्तन नहीं होता है तो जीरो प्राइस इलास्टिसिटी के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत
मांग की लोच होती है, स्थानापन्न जो वस्तु होती है उसकी मांग की लोच हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है उसका मांग की लोच हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यही बात हम लोगों को यहाँ तक देखना है। अब हम लोग यूनिट 3 में देखेंगे प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। यूनिट 3 में अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है उसके बारे में हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे।